लोकतंत्र में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। आज आपको दिखाएंगे कैसे आम आदमी पार्टी के डबल स्टैंडर्ड की पोल दुनिया के सामने खुल गई। आज सबसे पहले इस बड़ी खबर पर चर्चा करेंगे। जो पार्टी दिल्ली में दिवाली पर पटाखों पर बैन लगा रही है, उसी के नेता के समर्थक पटाखे फोड़कर जश्न मना रहे हैं। अब इस पूरे मसले पर और दिल्ली में जहरीली हवा पर सियासत अपने जोरों पर है। इसके अलावा लोकतंत्र में आज बात होगी आतंकी संगठन आईसिस के ऑपरेशन ब्लैक पाउडर को लेकर, जिसका हम पर्दाफाश करेंगे। इसके तार कैसे जुड़े हैं काशी से, डिटेल्ड और अपडेटेड रिपोर्ट आपके सामने होगी। इसके साथ ही आपको दिखाएंगे चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का वो जिहादी मिशन, जिसमें चीन हिंदुस्तान के दुश्मन दहशतगर्दों की ढाल बनकर खड़ा हो गया। एक बार फिर कैसे यूनाइटेड नेशन में चीन का पर्दाफाश हुआ, पूरी रिपोर्ट आपके सामने रखेंगे। इसके अलावा लोकतंत्र में बात होगी महामना मदन मोहन मालवीय के बीएचयू में पढ़ाए जा रहे एंटी हिंदू पाठ की, जिसके खिलाफ बीएचयू के छात्रों ने हल्ला बोल शुरू कर दिया है। तो इन चार बड़ी खबरों पर प्रमुखता से चर्चा होगी। लेकिन सबसे पहले बात देश की राजधानी दिल्ली की। दिल्ली सरकार के मंत्री राजेंद्र पाल गौतम के इस्तीफे के बाद केजरीवाल कैबिनेट में राजकुमार आनंद को जगह मिल गई। इस फैसले के बाद राजकुमार के समर्थकों ने उनके आवास के बाहर ही पटाखे छोड़ने शुरू कर दिए, जिसके बाद अब आम आदमी पार्टी बीजेपी के टारगेट पर है, निशाने पर है। बीजेपी सवाल पूछ रही है कि जब दिल्ली में पटाखे बैन है, तो फिर मंत्री जी के समर्थक पटाखे क्यों जला रहे हैं, और पटाखे जला रहे हैं तो क्या इन पटाखों से ऑक्सीजन निकलती है। पंजाब में किसान खुलेआम पराली जला रहे हैं, वहां भी आम आदमी पार्टी की सरकार है, लेकिन दिल्ली में दिवाली पर पटाखों पर इतनी सख्ती भी सवाल खड़े कर रही है। तीन तस्वीरें आपके सामने हैं, देखिए किस तरीके से दिल्ली में जैसे ही राजकुमार कैबिनेट में शामिल होने का ऐलान, मंत्री बनने का जश्न किस तरीके से मना, पटाखे फोड़कर। इसके बाद बीजेपी ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार को घेर लिया और पूछ दिए ये सवाल कि अब अगर पटाखे जल रहे हैं तो क्या इनसे ऑक्सीजन निकलती है। इस वीडियो के सामने आने के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने तेज तर्रार आवाज में आम आदमी पार्टी पर तीखे सवाल दागने शुरू कर दिए कि जब दीपावली जैसे पावन त्योहार पर पटाखे पॉल्यूशन बढ़ाते हैं, तो फिर दिवाली से ठीक पहले दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार में नए मंत्री बने राजकुमार आनंद के समर्थकों ने जो पटाखे जलाए, क्या वे ऑक्सीजन देते हैं। बीजेपी नेता तेजेंद्र पाल बग्गा ने आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा, हिंदू दिवाली पर पटाखे जलाते हैं तो प्रदूषण होता है। अरविंद केजरीवाल उन्हें जेल भेजेंगे, लेकिन केजरीवाल के मंत्री बनने की खुशी में अगर पटाखे जलाए जाते हैं तो उससे ऑक्सीजन निकलेगा। केजरीवाल, तुम्हारा हिंदू विरोधी चेहरा आज फिर सामने आ गया है। तुम्हें दिक्कत दिवाली से है, पटाखों से नहीं। आज एक वीडियो सामने आया है जिसमें नए नए मंत्री बने राजकुमार आनंद जी के घर के बाहर जिस प्रकार से पटाखे छोड़े जा रहे हैं, वो दिल्ली सरकार के अपने ही निर्णय पर सवाल खड़ा करता है। कल गोपाल राय जो एनवायरमेंट मिनिस्टर हैं, उन्होंने घोषणा करी कि कोई भी पटाखा फोड़ते हुए पाया गया तो उनके ऊपर 6 महीने की जेल या फाइन होगा। मैं पूछना चाहता हूं दिल्ली सरकार से, मैं पूछना चाहता हूं अरविंद केजरीवाल साहब से, क्या हिंदुओं के त्योहार दिवाली पर ही सब कुछ ऐसा होगा? और आज जब आपके मंत्री, खुद के मंत्री पटाखे जला रहे हैं, उससे क्या ऑक्सीजन निकल रहा है? दरअसल बीजेपी का आरोप है कि आम आदमी पार्टी सरकार में नए मंत्री बने राजकुमार आनंद के समर्थकों ने उनके मंत्री बनने की खुशी में पटाखे जलाए, जबकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने बढ़ते पॉल्यूशन का हवाला देकर दिवाली के दौरान पटाखों पर बैन लगाया है। बेल हम बजा रहे हैं क्योंकि हम लगातार फोन कर रहे हैं उनके नंबर पे, उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा राजकुमार आनंद से, लेकिन हम उनके घर में बेल बजा करके उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो कहाँ हैं। और हम लगातार देखिए फिर से बेल बजा रहे हैं, लेकिन अंदर की तरफ से हमें कोई भी जो है जानकारी नहीं दी जा रही है। लेकिन अब हम संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। ये बताइए कि कहाँ है विधायक जी? विधायक जी इस समय अपने ऑफिस में गए हुए हैं, जहाँ पे 3/17 वेस्ट पटेल नगर में है, और निकल चुके हैं काम के लिए। यहाँ पे है नहीं घर में, न विधायक है न उनके मिसेज हैं, दोनों निकल चुके हैं। लेकिन जिस वेस्ट पटेल नगर की बात कर रहे हैं वहाँ भी वो नहीं है। नहीं सर, वहीं गए हुए हैं, या तो कोई मीटिंग वोटिंग में कहीं अटेंड कर, कई काम होते हैं, निकलते हैं यहाँ से, तो ऑफिस के लिए निकलते हैं कई उनके। और जो लोग पटाखे जला रहे थे वो लोग कौन थे? पटाखे जलाने वाले तब तो विधायक जी थे नहीं घर में, कुछ आए थे लोग, तो विधायक जी आए, बोले ऐसा है कोई पटाखे कोई प्रदूषण मत कीजिए,
हमें जो है दिल्ली सरकार के उसमें खड़ा होना पड़ेगा। उन्होंने मना किया था फोन करके। दरअसल दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने दिवाली के मौके पर पटाखे फोड़ने पर बैन लगाया है और इस आदेश का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई करने की बात कही है। वहीं राजधानी में पटेल नगर के विधायक राजकुमार आनंद को मंत्री नियुक्त किए जाने की खुशी में पटाखे जलाए जाने पर बीजेपी ने मुख्यमंत्री केजरीवाल पर निशाना साधा है। दिल्ली में दिवाली पर पटाखे बैन हैं। नियमों का उल्लंघन करने पर 5,000 रुपए जुर्माना और 3 साल की सजा का प्रावधान है। जानकारी के मुताबिक पटाखों पर प्रतिबंध का आदेश सख्ती से लागू रहे, इसके लिए दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने 408 टीमों का गठन किया है, जिसमें दिल्ली पुलिस की 210 टीम, राजस्व विभाग की 165 टीम, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की 33 टीमें शामिल हैं। कुल मिलाकर 1,289 लोग ग्राउंड पर तैनात रहेंगे। ऐसे में बीजेपी को आपत्ति इस बात से है कि जब दिल्ली में पॉल्यूशन को रोकने के लिए आम आदमी पार्टी इतना तामझाम कर रही है, तो फिर उनके मंत्री के समर्थक पटाखे क्यों जला रहे हैं? क्या उनके मंत्री के समर्थक जो पटाखे जला रहे हैं उनसे ऑक्सीजन निकल रही है? दिल्ली से संवाददाता प्रेरित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। और अब बात आईसीसी के उस टेरर ब्रिगेड की जिसमें हाहाकार मचा है। बड़ी खबर वाराणसी से सामने आई, जहां पर वाराणसी से आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट से जुड़ा आतंकी गिरफ्तार किया है। इसकी गिरफ्तारी के बाद बेहद खौफनाक और चौंकाने वाले खुलासे हुए। इंजीनियरिंग की तैयारी करने वाला यह दहशतगर्द लॉकडाउन के दौरान आईसिस से जुड़ा और तब से न सिर्फ ऑनलाइन प्रोपेगेंडा के मिशन पर था, बल्कि आतंकी हमलों के लिए ब्लैक पाउडर बनाने से लेकर कट्टर नौजवानों को विस्फोटक बनाने की ऑनलाइन ट्रेनिंग भी दे रहा था। मिशन सिर्फ एक था, गजवा हिंद का, लेकिन 1.5 साल तक इस पर नजर रखने के बाद एनआईए ने इस दहशतगर्द को गिरफ्तार कर लिया। रिपोर्ट देखिए। पढ़ाई इंजीनियरिंग की, लेकिन मिशन जिहाद के नाम पर भारत में आतंकवाद फैलाने का, आतंकी हमलों से देश को लहूलुहान करने का। एनआईए की गिरफ्त में आए आईसिस आतंकी बासित कलाम सिद्दीकी की टेरर कुंडली के एक एक चैप्टर का पर्दाफाश हो रहा है। बासित की आतंकी गतिविधियों पर एनआईए की नजर बीते 1.5 साल से थी और आखिरकार 19 अक्टूबर को एनआईए ने बासित को उसके वाराणसी स्थित घर से गिरफ्तार कर लिया। और जब बासित गिरफ्तार हुआ तो उसके आतंकी साजिशों का पर्दाफाश शुरू हो गया। दुनिया के सबसे बेरहम और खूंखार आतंकी संगठन इस्लामी स्टेट का ये दहशतगर्द विस्फोटक ब्लैक पाउडर बनाने की कोशिश कर रहा था। टेलीग्राफ ऐप के जरिए आईएसआईएस के गुर्गों को आईईडी बनाने की ऑनलाइन ट्रेनिंग दे रहा था और कट्टर नौजवानों को जिहाद के नाम पर देश में आतंकी हमलों के लिए तैयार भी कर रहा था। बताया ये जा रहा है कि बासित कलाम नाम का जो ये आतंकी पकड़ा गया है वो सीधे आईएसआईएस के आकाओं के संपर्क में था। अफगानिस्तान में बैठे हुए जो उसके आका थे वो पूर्वांचल और आसपास के जिलों में आईएसआईएस की जो जड़ें हैं उसे मजबूत करने में एक तरीके से जुटे हुए थे और उसका जो जिम्मा था वो बासित कलाम के कंधों पर था। तो बताया ये जा रहा है कि जो बासित कलाम था वो सोशल मीडिया के जरिए इस पूरी गतिविधि को अंजाम दे रहा था। सोशल मीडिया के जरिए वो तमाम पोस्ट इस तरीके से वायरल करता था, युवाओं का ब्रेन वॉश करता था। और आईएसआईएस के वॉइस ऑफ हिंद मॉड्यूल के भंडाफोड़ और आईएसजेके के आमिर उमर निसार उर्फ कासिम खुरासानी समेत 6 आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद ये दहशतगर्द एक नई ऑनलाइन पत्रिका वॉइस ऑफ खुरासान के जरिए आईसिस के प्रोपेगेंडा को बढ़ावा दे रहा था। बासित कलाम अफगानिस्तान में मौजूद आईसिस के हैंडलर से सीधा संपर्क में था। आईसिस के लिए वो नौजवानों का ब्रेन वॉश कर रिक्रूटमेंट का काम भी कर रहा था। आतंकी बासित कलाम सिद्दीकी का नापाक मंसूबा आतंकी हमलों के जरिए अहम ठिकानों के साथ साथ आम नागरिकों को निशाना बनाना था। अपने आतंकी मिशन को अंजाम देने के लिए वो विस्फोटक जुटा रहा था। यही नहीं, अफगानिस्तान में बैठे अपने आतंकी आकाओं के निर्देश पर वो ब्लैक पाउडर बनाने की भी कोशिश कर रहा था। इसके साथ आईईडी के लिए जरूरी विस्फोटकों की जानकारी भी जुटा रहा था। एनआईए की टीम ने बासित के घर से आईईडी और विस्फोटक बनाने से संबंधित हाथ से लिखे कई नोट्स, मोबाइल फोन, लैपटॉप और पेन ड्राइव्स के अलावा कई आपत्तिजनक दस्तावेज भी बरामद किए हैं।
जांच एजेंसियां अब इस बात की तफ्तीश में जुटी हैं कि 24 साल के बासित का ब्रेन वॉश किसने किया और कैसे यह इस्लामिक स्टेट जैसे संगठन से जुड़ गया। अब तक इसने कहां-कहां आतंकी हमलों की साजिश रची थी और इसके टेरर मॉड्यूल में और कितने दहशतगर्द हैं। वाराणसी से आशुतोष सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। ब्रेक के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है ब्रिटेन से, जहां पर प्रधानमंत्री लिज ट्रस ने अपना इस्तीफा दे दिया है। हाल ही में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के तौर पर चुनी गई थी, लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर, ब्रिटेन की प्रधानमंत्री लिज ट्रस ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो इस वक्त की बड़ी और चौंकाने वाली खबर, ब्रिटेन में लगातार पिछले कुछ समय से सियासी हलचल तेज है और इसी सिलसिले में बड़ी खबर, ब्रिटेन की प्रधानमंत्री लिज ट्रस ने अपना इस्तीफा दे दिया। इस वक्त की बड़ी और चौंकाने वाली खबर ब्रिटेन से आ रही है, जहां पर प्रधानमंत्री लिज ट्रस ने अपना इस्तीफा दे दिया है। हाल ही में इन्होंने प्रधानमंत्री के तौर पर अपना कार्यभार संभाला था और पीएम बनने के सिर्फ 6 हफ्ते के अंदर इन्होंने अपना पद छोड़ दिया है। ब्रिटेन की महारानी का निधन और उसके बाद उसी समय इन्होंने अपना कार्यभार संभाला था ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री के तौर पर, और अब उन्होंने 6 हफ्ते के अंदर ही अपना पद छोड़ दिया है। तो लगातार पिछले कुछ समय से सियासी गतिविधियां ब्रिटेन में बहुत तेजी से बदली हैं और इसी सिलसिले में इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, ब्रिटेन की प्रधानमंत्री लिज ट्रस का इस्तीफा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं जिनपिंग के जिहादी एजेंडे की। चीन अपनी चालबाजी और दगाबाजी के लिए जाना जाता है। अब चीन आतंकियों के मददगार के तौर पर भी पहचाना जाएगा। इसका सबूत उस वक्त मिला जब संयुक्त राष्ट्र में लश्कर के आतंकी हाफिज तलहा सईद को चीन ने अपने वीटो पावर का इस्तेमाल कर ग्लोबल आतंकियों की लिस्ट में जाने से बचा लिया। आतंकी हाफिज तलहा सईद मुंबई हमले के मास्टरमाइंड और आतंकी संगठन लश्कर के सरगना हाफिज सईद का बेटा है, जो भारत का मोस्ट वांटेड है। रिपोर्ट देखिए। यूएन में चीन सामने आया, ग्लोबल आतंकी को बचाया। हाफिज तलाह गुनाहगार, आतंकी का चीन मददगार। जिनपिंग का नापाक गठजोड़, यूएन में मिला पक्का सबूत। चालबाज चीन अब उन गुनाहगारों का रहनुमा बन गया है जिन्हें दुनिया में कत्लेआम, बेगुनाह की जान लेना पसंद है, जो पाकिस्तान की सरपरस्ती में पल रहे हैं और दुनिया के लिए खतरनाक आतंकियों की लिस्ट में शुमार हैं। चीन अब ऐसे आतंकियों का सुरक्षा कवच बन गया है और इसका पक्का सबूत मिला है संयुक्त राष्ट्र में। संयुक्त राष्ट्र में आतंकी संगठन लश्कर के प्रमुख हाफिज सईद के बेटे हाफिज तलाह सईद को ब्लैकलिस्ट होने से चीन ने बचा लिया है। चीन ने अपनी इस चाल को भारत और अमेरिका के खिलाफ इस्तेमाल किया। दरअसल भारत और अमेरिका ने ही संयुक्त राष्ट्र में आतंकी हाफिज तलाह सईद को ब्लैक लिस्ट में डालने का प्रस्ताव रखा था, जिसमें चीन ने अपना वीटो पावर का इस्तेमाल कर उसे ग्लोबल आतंकी घोषित होने से बचा लिया है। जिस आतंकी हाफिज तलाह सईद को चीन ने ग्लोबल आतंकियों की ब्लैक लिस्ट होने से बचाया है, अब जरा उसे भी जान लीजिए। हाफिज तलाह सईद 26/11 के मुंबई आतंकवादी हमलों का मास्टरमाइंड हाफिज सईद का बेटा है और आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा का प्रमुख आतंकी नेता भी है। इसी साल अप्रैल में भारत ने उसे आतंकवादी घोषित किया था। तलाह पर आतंकियों की नई ब्रिगेड तैयार करने की जिम्मेदारी है। तलाह लश्कर के लिए टेरर फंड और आतंकी योजना को अंजाम पहुंचाने में भी शामिल है। इतना ही नहीं, लश्कर आतंकियों से तलाह भारत में हमले भी कराता रहा है। बीते 2 दिन में ये दूसरी बार है जब चीन ने पाकिस्तान में मौजूद आतंकियों को ग्लोबल आतंकी के रूप में नामित करने के भारत और अमेरिका के प्रस्ताव पर रोक लगाई। बीते मंगलवार को चीन ने पाकिस्तान के आतंकी शाहिद महमूद को वैश्विक आतंकी घोषित होने के प्रस्ताव पर भी रोक लगा दी थी। इतना ही नहीं, 4 महीने में ये 5वीं बार है जब चीन ने
1267 अल-कायदा प्रतिबंधित समिति शासन के तहत पाकिस्तान के आतंकियों को नामित करने के प्रस्तावों पर रोक लगाई हो। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। आज की एक और बड़ी खबर वाराणसी के बीएचयू से। जिस देश में हिंदू गायों को माता कहकर उनकी पूजा करते हैं, उसी देश में गौमांस के प्रकार की पढ़ाई कराई जा रही है। इस सवाल पर अब बवाल मचा है। मामला है बनारस के हिंदू विश्वविद्यालय यानी बीएचयू के कैटरिंग टेक्नोलॉजी एंड होटल मैनेजमेंट के एग्जाम का। अब इस पूरे मसले पर सवाल उठाए जा रहे हैं और कुलपति की बीएचयू को बदनाम करने की साजिश के तौर पर लोग इसे देख रहे हैं। बीएचयू में गौमांस के सवाल पर बवाल। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में कौन पढ़ा रहा एंटी हिंदू भाव? बिहार के बाद अब उत्तर प्रदेश में परीक्षा के दौरान पूछे गए सवाल को लेकर हड़कंप मचा हुआ है। ताजा मामला जुड़ा हुआ है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के आर्ट्स फैकल्टी से। आर्ट्स फैकल्टी की ओर से संचालित होटल मैनेजमेंट कोर्स में एक ऐसा सवाल पूछा गया है जिससे जो कैंपस का माहौल है वो अब गर्म हो गया है। जिस गौ माता को हिंदू आस्था के शिखर पर रखा जाता है, हिंदुओं के लिए जो गाय माता तुल्य है, जिस गौ माता के संरक्षण के लिए महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने सबसे बड़ा संकल्प लिया, सबसे बड़ा अभियान चलाया, काशी क्षेत्र में गौ संरक्षण के सबसे बड़े प्रणेता बने, उन्हीं के काशी हिंदू विश्वविद्यालय में गौ माता की हत्या को बढ़ावा देने के आरोप लग रहे हैं, जिसके बाद से छात्रों में उबाल है। जिसकी स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने की। मदन मोहन मालवीय जी गौरक्षा आंदोलन के प्रणेता पुरुषों में थे इस देश में, और कम से कम नहीं हो तो 10-12 जो है कि संस्थान जो गौरक्षा से जुड़े हैं उसके संस्थापक सदस्य रहे, उसकी अध्यक्षता भी उन्होंने की। और एक जगह उन्होंने भाषण में ये भी कहा था कि यदि भारत का संविधान बनना चाहिए तो उसका जो पहला अनुच्छेद होना चाहिए वो गौरक्षा को लेकर होना चाहिए। उन्हीं के विश्वविद्यालय में और उन्हीं के जो है संततियों द्वारा अब ये क्लासिफिकेशन करवाया जा रहा है बीफ का। दरअसल बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के कैटरिंग टेक्नोलॉजी एंड होटल मैनेजमेंट के दूसरे सेमेस्टर के एग्जाम पेपर में जो सवाल पूछा गया, छात्र उसी पर भड़के हुए हैं। पेपर में बीफ के वर्गीकरण पर सवाल पूछा गया था। एग्जाम पेपर में छात्रों से पूछा गया कि बीफ क्या है, बीफ का वर्गीकरण करें, इसे बनाने की विधि क्या है। होटल मैनेजमेंट कोर्स में के सेकंड सेमेस्टर में बीफ को लेकर एक सवाल पूछा गया है, बीफ यानी गोमांस को लेकर। हम आपको वो सवाल भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए इस परीक्षा में एक सवाल पूछा गया, राइट ए क्लासिफिकेशन ऑफ द बीफ डिफाइन, मतलब जो बीफ को लेकर किस तरीके से आप उसे डिफाइन करते हैं, ये सवाल जो है वो छात्रों से पूछा गया है। और इसके बाद जो कैंपस के अन्य जो फैकल्टी के जो छात्र हैं वो अब गुस्से में हैं, क्योंकि उसकी वजह भी है। दरअसल पंडित मदन मोहन मालवीय जो इस बीएचयू के संस्थापक हैं वो पूरे जीवन काल में उन्होंने गौ संरक्षण को लेकर तमाम तरह के अभियान चलाए थे, और अब उन्हीं के द्वारा बनाए गए इस यूनिवर्सिटी में बीफ को लेकर सवाल पूछा जा रहा है। छात्रों का आरोप है कि बीफ पर सवाल एक सोची समझी साजिश का हिस्सा है। कुछ लोग ऐसे हैं जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के खिलाफ एजेंडा चला रहे हैं। पिछले 1-1.5 सालों से बरगलाया जा रहा है और हर वो चीज की जा रही है जो इस कैंपस को तोड़ सके, फोड़ सके, सब कुछ कर सके। अब क्या बताओ कि क्या कहा जा रहा है कि लोग बीफ खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। भैया इस विश्वविद्यालय में ऐसा कोई सिलेबस नहीं था जिसमें कहा जाए कि बीफ खाना चाहिए। ये नए कुलपति जी आए। इसके पहले इस तरीके की कभी आप लोगों ने सवाल या फिर क्वेश्चन पेपर में आते थे क्या? नहीं, ये नया ट्रेंड बना है। ये नया ट्रेंड इस बार सेट किया गया है कि अब बीफ का क्लासिफिकेशन की जाएगी। आगे बढ़ते हैं। इस वक्त की एक बड़ी खबर पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से आ रही है, जहां पर इस्लामाबाद में बीच सड़क पर जबरदस्त तरीके से फायरिंग और उसके बाद वहां पर अफरा तफरी का माहौल। 2 गुटों में विवाद हुआ था, उसके बाद वहां पर जमकर गोलियां चली हैं। इस्लामाबाद का शहजाद टाउन इलाका और वहीं पर यह घटना घटित हुई है। आप तस्वीरें देखिए किस तरीके से बीच सड़क पर बंदूकें निकालकर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू हो गई। 2 गुटों के बीच का यह पूरा विवाद था और कैसे बीच सड़क पर एक गुट गाड़ी से बाहर निकला और उन्होंने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। आसपास दूसरी गाड़ियां जहां की तहां रुक गई। लोगों में अफरा तफरी का माहौल हो गया। जमीन का ये पूरा विवाद था और किस तरीके से बंदूक से निपटाने की ये पूरी तस्वीरें पाकिस्तान से सामने आई। ब्रेक में चलिए आगे बढ़ते हैं। लोकतंत्र में वक्त हो गया है स्पेशल रिपोर्ट का, जिसमें आज आपको दिखाएंगे
प्रधानमंत्री के इष्ट देव मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम और महादेव नरेंद्र मोदी कल केदारनाथ और बद्रीनाथ की यात्रा पर जा रहे हैं। इसके बाद वो 23 अक्टूबर को अयोध्या भी जाएंगे। दिवाली से ठीक पहले प्रधानमंत्री मोदी की ये यात्राएं कितनी अहम है, देखिए देवभूमि टू राम जन्मभूमि, हमारी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। केदारनाथ टू बद्री विशाल, प्रधानमंत्री के सनातन कमाल। अयोध्या में जारी राम मंदिर निर्माण, हिंदुस्तान में भव्य दिव्य ईश्वर धाम। मर्यादा पुरुषोत्तम और महादेव के लोक, दिवाली से पहले धरती पर देवलोक। महादेव के अनन्य उपासक और भगवान राम के अटूट साधक नरेंद्र मोदी दिवाली से पहले केदारनाथ, बद्रीनाथ और अयोध्या जाने वाले हैं। ऐसे में देवभूमि से राम जन्मभूमि तक का नजारा अद्भुत और अलौकिक है। 21 अक्टूबर यानी शुक्रवार को प्रधानमंत्री सबसे पहले केदारनाथ जाएंगे। वहां से टाइम्स नाउ नवभारत संवाददाता विद्यानाथ झा की रिपोर्ट आपको आगे दिखाएंगे। अभी आपको बद्रीनाथ धाम लेकर चलते हैं, जहां नरेंद्र मोदी के पहुंचने से पहले हमारी टीम पहुंच चुकी है। बहूनि सन्ति तीर्थानि देवभूमि रसासु च, बद्री सदृशम तीर्थम न भूतो न भविष्यते। बाबा बद्री विशाल के बारे में कहा गया है कि ऐसा तीर्थ आपको कहीं नहीं मिलेगा और पुराणों में इस बात का उल्लेख किया गया है। आपने महाकाल के वक्त पर देखा कि कितना कुछ बदल गया है उज्जैन में, आपने काशी को देखा कितना बदल गई है, काशी कॉरिडोर बन गया है, आपने केदार को देखा कि कितना कायाकल्प हो गया है। अब टाइम्स नाउ नवभारत पर आप बाबा बद्री विशाल के दर्शन कर पाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आने वाले हैं। बद्री विशाल के दरबार और केदारनाथ धाम की छटा कितनी मनमोहक है, आपको हर तस्वीर दिखाएंगे। पहले आपको प्रधानमंत्री के केदारनाथ बद्रीनाथ यात्रा का पूरा प्लान बताते हैं। नरेंद्र मोदी सुबह 8:30 पर भगवान केदार के दर्शन करेंगे। 9 बजे केदारनाथ रोपवे प्रोजेक्ट का शिलान्यास करेंगे। 9:10 पर आदि गुरु शंकराचार्य समाधि स्थल पर शीश नवाएंगे। इसके बाद वो केदारनाथ में जारी विकास परियोजनाओं को देखेंगे। केदारनाथ के बाद प्रधानमंत्री बद्रीनाथ जाएंगे, जहां वो 11:30 पर भगवान बद्री विशाल के दर्शन करेंगे। दोपहर 12 बजे के बाद प्रधानमंत्री बद्रीनाथ धाम की विकास परियोजनाओं का जायजा लेंगे। दोपहर 12:30 बजे बद्रीनाथ में भी रोपवे प्रोजेक्ट की आधारशिला रखेंगे। ऐसे में पूरा बद्रीनाथ धाम सज संवर कर तैयार है, क्योंकि उनके सबसे बड़े भक्त जो आ रहे हैं। कैसे सजाया गया है, फूलों से बेहद खूबसूरत, बेहद शानदार और ये कह सकते हैं कि दिव्य नजारा ये यहाँ पर नजर आ रहा है, भव्य नजारा नजर आ रहा है। और ये जो श्रद्धालु हैं, ये श्रद्धालु बहुत देर से यहाँ पर ऐसे ही इंतजार कर रहे हैं कि कब बाबा की कपाट खुले, कब यहाँ पर दर्शन करें। मैं आपको एक चीज यहाँ पर बता दूं कि 12 बजे से 3 बजे तक के लिए कपाट बंद हो जाते हैं। और यहाँ पर ये जो श्रद्धालु यहाँ पर आए हैं, ये बाबा के दर्शन करने के लिए आए हैं। और यहाँ पर वो दर्शन करने के बाद उसके बाद यहाँ से ये वो निकलते हुए नजर आएंगे। अब मैं आपको यहाँ पर ये बता दूं कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे, जैसा कि बताया कि 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे, सबसे पहले यहाँ पर वो आके दर्शन करेंगे। और उससे पहले आज जो उनकी पूरी टीम होती है, उन्होंने यहाँ पर आकर पूरी चेकिंग करी, एक रिहर्सल की कि कैसे यहाँ पर किया जाएगा। प्रधानमंत्री 19 मई 2019 को भी बाबा बद्रीनाथ के दर्शन करने आए थे। तब भी उन्होंने पूरे विधि विधान से बद्री विशाल की पूजा की थी। और अब की बार भी जब वो यहाँ आएंगे तो भगवान बद्री की आराधना कैसे करेंगे, वो आपको आज ही बता देते हैं। नरेंद्र जी यहाँ बद्री का आश्रम में
तो सबसे पहले बड़ी बात है कि यहाँ के लोगों में उत्साह है, स्थानीय लोगों में बहुत ही उत्साह है। और जब आएंगे तो विधि विधान से रावल जी उन्हें पूजा करवाएंगे और सबका दर्शन होंगे। और बहुत खुशी की बात है कि वो आ रहे हैं। पहले भी आए थे, हम इसके पहले भी बोले थे कि आह्वान किए थे नरेंद्र जी मोदी जी को कि आए हिमालय के दर्शन करें। तो सबसे स्थानीय लोगों में बहुत उत्साह है। चूंकि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, ऐसे में यात्रा भले धार्मिक हो, लेकिन सिक्योरिटी प्रोटोकॉल का पालन जरूरी है। लिहाजा उनके पहुंचने से पहले ही सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं तो किस तरह से यहाँ पर सुरक्षा चाक चौबंद की गई है। आप देखेंगे कि गाड़ियों का कॉन्वॉय यहाँ पर लगातार गुजर रहा है। हर एक जगह पर निगरानी यहाँ पर रखी जा रही है। हाईवे ट्रैफिक पेट्रोल यहाँ पर है, एसपी यहाँ पर है, जीएम यहाँ पर है। और इसके साथ एक बात और मैं आपको बता दूं कि रिहर्सल यहाँ पर की गई थी। अब से कुछ देर पहले एसपीजी कमांडोज की तरफ से रिहर्सल की गई थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आएंगे तो कैसे उनका कॉन्वॉय रहने वाला है, किस तरह से वो जाएंगे, कहां कहां पर क्या व्यवस्था की जाएगी, कहां वो रुकेंगे, कितनी देर वो रुकेंगे। पूरी रिहर्सल इस बात की गई है और उसके बाद इंतजाम पूरे पुख्ता किए गए हैं कि कहीं किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। आप देखेंगे कि एक के बाद एक कई गाड़ियां यहां पर आई और सुबह से लेकर शाम तक यहां पर काफी हलचल नजर आ रही है। और ये वो एसपीजी जिसकी हम बात कर रहे थे, आप देखेंगे यहां पर ये गाड़ियां जा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इसी तरह से काफिला यहां से गुजरता हुआ जाएगा। 2014 में सरकार में आने के बाद से देश की सनातन आस्थाओं के केंद्र के प्राचीन गौरव को नूतन पहचान देना प्रधानमंत्री मोदी की प्राथमिकताओं में शुमार रहा है। खास करके केदारनाथ और बद्रीनाथ उनके ड्रीम प्रोजेक्ट हैं। अब ड्रीम प्रोजेक्ट के बारे में आपको बता देता हूं कि कैसी तस्वीर अब बदलती हुई यहां पर नजर आएगी। तो आप यहां पर आकर देखेंगे, ये जो आप यहां पर देख रहे हैं, ये पूरा कंस्ट्रक्शन होता हुआ काम नजर आ रहा है। इसके साथ में रिवर फ्रंट यहां पर एक बनाने की कोशिश की जा रही है ताकि यहां पर एक रोड बनाई जा सके जिस पर लोग बाग चलते हुए श्रद्धालु यहां पर चलें। और बड़ी आसानी से आप यहां पर देखेंगे, वहां पर भी तोड़फोड़ यहां पर इस वक्त चल रही है। और ये ज्यादातर जो जगह है सौंदर्यीकरण के हिसाब से बनाई जा रही है ताकि श्रद्धालु जब यहां पर आए तो उन्हें एक अलग सुख की अनुभूति हो, उन्हें ऐसा लगा कि बैकुंठ में पहुंच गए। वैसे भी मैं आपको बता दूं कि ये जो बाबा बद्रीनाथ का धाम है, ये भूमि का बैकुंठ धाम कहा जाता है। जैसे विष्णु जी बैकुंठ में विराजे हुए हैं, ऐसे यहाँ पर भी बैकुंठ धाम कहा जाता है। इस देवलोक को कैसे मॉडर्न लुक देने की कोशिश हो रही है, उसका नमूना ये रिवर फ्रंट भी है। ये वो नदी यहाँ पर जा रही है और उसके पास में इस तरह से एक वॉकवे बनाया जाएगा जहां पर लाइटें लगाई जाएंगी। तो यानी बेहद खूबसूरत बनाने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। और यहाँ पर आप देखिए गार्डन बनाया जाएगा, हट बनाया जाएगा ताकि जो भी यात्री देखिए दूर दराज से आते हैं, कोई एमपी से, कोई छत्तीसगढ़ से, कोई महाराष्ट्र से, गुजरात से, राजस्थान से, साउथ से, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट, हर जगह से आते हैं, तो उनको दूर से दर्शन हो सके, वो कोशिश यहां पर की गई है। बाकायदा एक फ्रंट बनाने की कोशिश की गई है। और देखिए, आप देखिए मास्टर प्लान बताया गया है, स्मार्ट हिल टाउन बद्रीनाथ। अब देखिए जब ये इस तरह का नजारा ले लेगा, इस तरह की तस्वीरें बन जाएंगी तो कितना खूबसूरत हो जाएगा। बद्रीनाथ धाम में देश भर के श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ा है। इनकी खुशी और जोश की वजह दोहरी है, क्योंकि एक तो भगवान के दर्शन हो गए और दूसरा इसी बहाने प्रधानमंत्री से भी मुलाकात हो जाएगी। मोदी जी के आने की बहुत ज्यादा खुशी है या बाबा बद्रीनाथ के दर्शन करने की? सबसे पहले नारायण भगवान के दर्शन हो गए और कल मोदी जी के भी दर्शन हो जाएंगे। कितना बदल रहा है और कैसी तस्वीर हो रही है, जरा ये बताइए। बहुत बढ़िया नजारा, मौसम भी बहुत बढ़िया है, सब बढ़िया है। अच्छा ये बताइए, कहाँ से आए हैं आप लोग? उड़ीसा से। उड़ीसा से आप आए हैं, कैसा लग रहा है यहाँ पर? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है बहुत। तो खुशी दिख क्यों नहीं रही है? बोलो बाबा बद्रीनाथ की। एक बार फिर से बाबा बद्रीनाथ की। बद्रीनाथ से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाबा केदारनाथ के दर्शन करेंगे। ऐसे में बाबा का दरबार भी भव्य रूप ले चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से केदारनाथ बाबा के दर्शन के लिए आ रहे हैं और दर्शन को लेकर जो तैयारियां यहां पर हैं वो पूरी हो चुकी हैं। मंदिर को सजाया जा चुका है और यहां के आसपास का जो प्रांगण है मंदिर का, उसमें भी आप
देखेंगे तो तैयारियों पूरी हो चुकी है, उसकी सजावट का काम पूरा हो चुका है। मौसम थोड़ा जरूर खराब है, लेकिन इसके बावजूद प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में किसी तरह की तब्दीली नहीं की गई है। सुबह 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पहुंचेंगे। आधे घंटे तक उनका यहां पूजा वो करेंगे मंदिर के भीतर, और उसके बाद यहां जो पुनर्निर्माण का काम चल रहा है उस परियोजना के बारे में वो जानकारी लेंगे, निरीक्षण करेंगे। केदारनाथ में मोदी की आस्था अटूट है। वो जब यहाँ आते हैं तो महादेव की भक्ति में पूरी तरह रम जाते हैं। प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी पहली बार 3 मई 2017 को केदारनाथ पहुंचे थे। फिर 19 अक्टूबर 2017 को भी उन्होंने केदारनाथ धाम की यात्रा की। फिर 7 नवंबर 2018 को प्रधानमंत्री ने दीपावली के दिन केदारनाथ धाम के दर्शन किए। 18 मई 2019 को लोकसभा का चुनाव प्रचार खत्म होने के अगले दिन केदारनाथ पहुंचे। यहां उन्होंने गुफा में ध्यान किया। इसके बाद 18 और 19 मई को बाबा के दर्शन किए। पिछले साल 5 नवंबर 2021 को भी प्रधानमंत्री केदारनाथ पहुंचे, बाबा की पूजा अर्चना और जलाभिषेक किया। इसके बाद आदि शंकराचार्य की मूर्ति का लोकार्पण किया। इस पवित्र धरती ने जिस मिट्टी ने, जिसकी हवाओं ने कभी मुझे पाला पोसा था, उसकी सेवा करने का सौभाग्य मिलना, इससे बड़ा जीवन का पुण्य क्या होता है। प्रधानमंत्री जब भी केदारनाथ आते हैं तो खुद उन परियोजनाओं का जायजा लेते हैं जो केदार घाटी की सनातन पहचान को आधुनिकता से जोड़ने वाली है। प्रधानमंत्री जो पूरा ब्लूप्रिंट है वो देखेंगे, उसका जायजा लेंगे, और उसके साथ ही यहां शिलान्यास किया जाएगा उस रोपवे के काम का। तो एक तरीके से देखा जाए तो कुछ ही वक्त में प्रधानमंत्री एक बार फिर से बाबा के भक्तों को ये बड़ा तोहफा देने जा रहे हैं। लेकिन साथ साथ आपको बता दें कि यहां पर गरुड़ चट्टी से लेकर जो रास्ता सीधे बाबा के दरबार तक बनाया गया है वो भी प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट का ही हिस्सा है, और वो अब पूरी तरीके से तैयार होने जा रहा है। और यही नहीं, यहां मंदिर के आसपास जो एक बार फिर से पुनर्निर्माण का कार्य चल रहा है वो अगले साल तक पूरा हो जाएगा, यानी कि 2023 तक पूरा हो जाएगा। 2026 तक रोपवे का काम पूरा हो जाएगा। तो 13 किलोमीटर का जो सफर होगा वो अब रोपवे के जरिए बाबा के भक्त पूरा कर सकेंगे। अब देवभूमि उत्तराखंड को देश के प्रधानमंत्री का इंतजार है। ऐसे में क्या जनता और क्या सरकार, हर कोई उनकी अगवानी को बेकरार है। दिवाली से पहले देवभूमि उत्तराखंड के बाद प्रधानमंत्री का अगला पड़ाव राम जन्मभूमि अयोध्या होगी, जहां वो 23 अक्टूबर को पहुंचने वाले हैं। प्रधानमंत्री 23 अक्टूबर को शाम 4:55 पर रामलला के दर्शन और पूजन करेंगे। इसके बाद शाम 5:05 पर वो तेजी से हो रहे राम मंदिर निर्माण को देखेंगे। फिर शाम 5:40 पर प्रधानमंत्री त्रेता युग की तरह भगवान श्री राम के राज अभिषेक के गवाह बनेंगे। शाम 6:25 पर वो सरयू आरती में हिस्सा लेंगे। फिर 6:40 पर राम की पैड़ी पर ऐतिहासिक दीपोत्सव में शामिल होंगे। शाम 7:25 पर प्रधानमंत्री सरयू किनारे ग्रीन और डिजिटल आतिशबाजी भी देखेंगे। होए सगन सुब विविध विधि, बाजे गगन निशान, पुर नर नार सनात कर भवन चले भगवान। भगवान श्री राम जब अपने परिवार के साथ अयोध्या पहुंचे तो अयोध्या का कण-कण राममय हो गया। प्रकृति भी खिलखिलाने लगी। 14 साल की प्रतीक्षा के अवसान की पहली प्रस्तावना लिखी जा रही थी, और त्रेता युग की इसी भावना को जागृत करने की कोशिश 23 अक्टूबर को इसी राम की पैड़ी पर होगी, जब पूरी अयोध्या दियों से जगमगा रही होगी। रोशन होगी पूरी अयोध्या। अयोध्या का उजाला दुनिया को दिखाई देगा। वो कोशिश इसी राम की पैड़ी से होगी।